गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेहता फिजिक्स कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन ने पिछली वाली क्लास में जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इससे रिलेटेड तीनों अपने डेरिवेशन, इसके फिजिकल मीनिंग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल का मीनिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रॉब्लम, कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, कैसे उनकी वैल्यू निकाली जाती है, वो सारी चीज़ें देख ली थी। अब उसी से रिलेटेड कुछ जुड़े हुए नए टॉपिक है, उन नए टॉपिक की बात करेंगे आज। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या कहती है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम? वैसे आपने नाम सुना हुआ है गाउस। गाउस का मतलब गाउस कौन है? गाउस वही है जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स निकालने के लिए जो गाउस का नियम दिया था, वही गाउस की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो गाउस यहाँ पे आ रहा है वो यही वर्ड है, जो गाउस अपने पास यहाँ पे आ रहा है वो क्या अपने पास यही वर्ड है। तो गॉस, इसको कई बार गॉस भी बोला जाता है, कई बार गाउस भी बोला जाता है, वो अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, बट वैसे अपन गाउस का नियम ही पढ़ते हैं इसमें। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि गाउस का नियम वैसे आप जानते क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके लिए यदि मैं फ्लक्स की बात करता हूँ तो मुझे पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डी एस, यानी किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान है वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू वो किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वो क्या बताता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, एक तरीके से गाउस का नियम बताता है, ठीक है। बट अपन को क्या पढ़ना है यहाँ पे, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़नी है। क्या पढ़नी है? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है, इसी की अपन बात करने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपने पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ पहले, और क्या होती है ये अपन को सबसे पहले समझना है। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय। छोटे क्वेश्चन में कई बार ये थ्योरम पूछी भी जाती है, और इसका क्या मीनिंग होता है वो भी आपको देखना है ध्यान से, और इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो भी देखना है। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्या मीनिंग निकलता है वो अपन को देखना है। तो फर्स्ट तो मुझे ये पता होना चाहिए कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताती है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम बताती क्या है। तो मुझे पता है कि ये जो थ्योरम है किसके द्वारा दी गई होगी, तो नाम से ही पता है कि किसके द्वारा दी गई होगी, गाउस के द्वारा दी गई होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस प्रमेय को गाउस के द्वारा दिया गया। जो गाउस का नियम दिया था वही साइंटिस्ट है, गाउस के द्वारा दिया गया। फिर मैं कहता हूं कि ये थ्योरम बताती क्या है। तो ये थ्योरम ये बताती है, आपने देखा होगा कि अपने पास तीन टाइप के इंटीग्रल आते हैं। कितने टाइप के इंटीग्रल आते हैं? तीन टाइप के। एक तो होता है रेखीय समाकलन, एक होता है पृष्ठीय समाकलन, और एक होता है आयतनीय समाकलन या वॉल्यूम इंटीग्रल। तो तीनों नाम आप अच्छे से जानते हो। एक तो कौन कौन सा होता है? एक तो होता है अपने पास रेखीय समाकलन। क्या होता है अपने पास? रेखीय समाकलन, या इसे मैं बोल सकता हूँ लाइन इंटीग्रल। क्या बोल सकता हूँ? लाइन इंटीग्रल। सभी ये नाम आपने पढ़ रखे हैं। एक होता है अपने पास पृष्ठीय समाकलन। क्या होता है? पृष्ठीय समाकलन। जो होता है अपने पास क्या? सरफेस इंटीग्रल। सभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये सारे इंटीग्रल आप जानते हो, सरफेस इंटीग्रल। फिर आता है अपने पास एक आयतन समाकलन। क्या आता है? आयतन समाकलन। जो आता है अपने पास क्या? वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इस टाइप के ये सारे के सारे इंटीग्रल होते हैं। तो ये आपको पता है कि ये तीन टाइप के इंटीग्रल है। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि मेरे पास यदि कोई पृष्ठीय समाकलन है, और यदि पृष्ठीय समाकलन को मैं यदि आयतन में कन्वर्ट करता हूँ, तो अपन इसको पृष्ठीय समाकलन से आयतन समाकलन में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर कोई डाइवर्जेंस का यूज लिया जाता है। तो वही अपने पास क्या कहलाती है? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम कहलाती है। तो ये तीन टाइप के इंटीग्रल है। तो इन्हीं तीन टाइप में से मैं कहता हूँ कि यदि मैं किसी भी एरिया को यदि मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूँ तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हो जाएगी। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ क्या कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताती है अपन को? ये बताती है कि इस प्रमेय के द्वारा पृष्ठीय समाकलन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? आयतनीय समाकलन में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। तो वही अपन को यहाँ पे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम बताती है। तो इस प्रमेय के द्वारा, या इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस प्रमेय के द्वारा पृष्ठीय समाकलन को, प्रमेय के द्वारा पृष्ठीय समाकलन को
पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित किया जाता है। ये इसका एक तरीके से स्टेटमेंट में आ जाएगा, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो मुझे पता है कि सरफेस इंटीग्रल को मैं हमेशा कैसे लिखता हूँ, ये वाला क्या होता है डी ए होता है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो वो क्या हो जाएगा एक तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रल भी किसका निकलता है एक तरीके से बी का। यहाँ पे डी ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास डी वी आ जाएगा। तो इस टाइप से ये क्या कहती है अपने पास इस थ्योरम को शो करता है। अब यदि मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ तो स्टेटमेंट इसका क्या आएगा, मुझे पता है कि यदि कोई भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है तो कोई भी आप थ्योरम लिखते हो तो पहले तो उसका स्टेटमेंट लिखना है, वो थ्योरम क्या बताती है वो लिखना है, उसके बाद इसका प्रूफ करना है। तो फर्स्ट अपन ने लिख लिया कि किसके द्वारा दी गई थी, ये गाउस के द्वारा दी गई थी। फिर लिख लिया कि ये किससे किस में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या होता है अपने पास पृष्ठीय से सरफेस से किस में कन्वर्ट होता है, वो आयतन में कन्वर्ट होता है। तो यदि कोई भी इंटीग्रल है वो पृष्ठीय समाकलन से आयतन समाकलन में किसी बंद पृष्ठ के लिए कन्वर्ट होता है तो वही क्या होगी अपने पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम होगी। अब यदि मैं इस प्रमेय का कथन लिखने जाऊं तो ये कथन क्या बताएगा, तो इस कथन को मैं लिख सकता हूं, इसका कथन क्या आएगा या स्टेटमेंट क्या आएगा, इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र के लिए क्या आएगा इसमें, इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र में बंद पृष्ठ के लिए किसी सदिश क्षेत्र में बंद पृष्ठ के लिए, क्योंकि इसमें जो भी बात होगी किसकी होगी, सारी की सारी क्लोज एरिया की आ गई या क्लोज सरफेस एरिया होगा या क्या होगा अपने पास बंद पृष्ठ होगा। तो मैं लिख सकता हूं किसी सदिश क्षेत्र में बंद पृष्ठ के लिए, किसी सदिश क्षेत्र में बंद पृष्ठ के लिए किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन किसी बंद पृष्ठ के लिए आयतन समाकलन में परिवर्तित हो जाता है। या मैं लिख सकता हूं कि किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन उस सदिश क्षेत्र के उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है, डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के तुल्य होता है या बराबर होता है। ये इसका एक तरीके से क्या हो जाएगा स्टेटमेंट। अब देखो इस स्टेटमेंट से या मैथमेटिकल टर्म से स्टेटमेंट बनाओ या मैथमेटिकल से स्टेटमेंट बना सकते हैं, या जो स्टेटमेंट होता है उससे भी अपन क्या बना सकते हैं मैथमेटिकल टर्म बना सकते हैं। अब देखो ये स्टेटमेंट से मैं कैसे इसकी मैथमेटिकल टर्म बनाता हूँ वो समझना आप। कथन क्या कहता है कि इस प्रमेय के अनुसार कोई सदिश क्षेत्र है उसमें क्या होना चाहिए अपने पास, कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने पास, कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे क्या अपने पास कोई सदिश क्षेत्र है उसमें क्या होना चाहिए, कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए। बंद पृष्ठ के लिए कोई सदिश क्षेत्र डिफाइन होना चाहिए, यानी आपको पता होगा कि यदि मैं कोई भी क्लोज सरफेस एरिया लेता हूं तो उसका कोई ना कोई वेक्टर भी होता है। क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, जिसे अपन ए वेक्टर बी वेक्टर कोई भी दे सकते हैं। तो कोई बंद सरफेस होना चाहिए, बंद सरफेस के लिए कोई सदिश क्षेत्र भी होना चाहिए, यानी कोई ना कोई वेक्टर भी डिफाइन होना चाहिए। उसका जो पृष्ठीय समाकलन है तो मैं लिख सकता हूँ किसी भी सदिश क्षेत्र के लिए या बंद पृष्ठ के लिए किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन को मैं कैसे लिखाता हूँ, ए वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा अपने पास डी एस, या मैं क्या लिख सकता हूँ डी ए वेक्टर भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रल है तो मैं क्या लगा लूंगा एस। किसके इक्वल होता है, ये कह रहा है कि ये वाला जो बंद पृष्ठ के लिए था, बंद पृष्ठ ले लिया, क्लोज सरफेस ले लिया, सदिश क्षेत्र था तो ए वेक्टर आपका सदिश क्षेत्र हो गया। इसका जो पृष्ठीय समाकलन है तो ये इसका क्या हो गया, पूरा का पूरा पृष्ठीय समाकलन हो गया। किसके इक्वल है, उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के,
उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के मतलब उस सदिश क्षेत्र यानी वही सदिश क्षेत्र जो आपका यहाँ पे था, उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, डेल डॉट ए वेक्टर ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास डी वी, और यहाँ पे इंटीग्रल क्या आ जाएगा अपने पास वी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस टाइप से यदि ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल आता है तो वही अपने पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये इसी का क्या स्टेटमेंट है, ये इसी का क्या है अपने पास स्टेटमेंट है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम ये कहती है कि मेरे पास जो भी देखो स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग मैंने ये बना लिया या आप इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनाओ, बात एक ही है। किसी भी सदिश क्षेत्र, तो अपन जो भी बात करेंगे कोई ना कोई वेक्टर फील्ड की करेंगे क्योंकि वेक्टर की बात हो रही है। यदि मैं वेक्टर फील्ड की बात करता हूं तो उसमें आपका फर्स्ट है कि क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस लेना है। तो क्लोज सरफेस के लिए मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, या क्लोज सरफेस का जो भी क्लोज इंटीग्रल आप काम में लेते हो वो ले लिया। फिर वो कहता है कि सदिश क्षेत्र के लिए पृष्ठीय समाकलन को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के, यानी उस सदिश क्षेत्र यानी ए सदिश क्षेत्र था उसी का डाइवर्जेंस लेना है। तो डाइवर्जेंस के लिए मुझे पता है क्या आ जाएगा, डेल डॉट ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, डेल डॉट ए हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, डेल डॉट ए हो जाएगा। ये ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के पृष्ठीय समाकलन के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। सरफेस से वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है तो वही क्या होगी, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब यदि मैं कोई भी कह दूं, अब यदि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, मैंने बोल दिया कि मुझे एक वॉल्यूम एक सरफेस इंटीग्रल था, ये वाला क्या था आपके पास, एक सरफेस इंटीग्रल था क्या, ई डॉट का डी एस, इसको मुझे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन को क्या लेना है, इसका डाइवर्जेंस लेना है पहले। तो क्या आ जाएगा इसका डाइवर्जेंस, तो डेल डॉट ई, साथ में क्या हो जाएगा डी वी। तो ये क्या कहलाएगी, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को कन्वर्ट कर लेगा। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग डी एस से डी वी में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो क्या बताती है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम बताती है। अब मैं बात करूंगा कि ये चीज़ प्रूफ कैसे होती है, प्रूफ भी इसका देखना है। तो देखो ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो प्रूफ करने के लिए एक मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। क्या करते हैं अपन, इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे की जाएगी, प्रूफ करने के लिए मुझे पता है कि पहले तो आपको क्या लेना होगा, कोई बंद सरफेस लेना होगा। क्या लेना होगा, कोई बंद सरफेस लेना होगा। तो यहाँ से मैं कोई बंद सरफेस ले लेता हूँ। देखिए बंद सरफेस कैसे लेते हैं, क्या ले लेते हैं अपन, कोई बंद सरफेस ले लेते हैं। इस टाइप का मैं कोई बंद सरफेस ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, कोई बंद सरफेस ले लिया। अब क्या है अपने पास, ये कोई क्लोज सरफेस हो गया। मान लो कि ये सरफेस क्या है आपका, डी एस है। क्या है आपका, ये वाला जो सरफेस है वो क्या है आपका, डी एस है, या डी एस वेक्टर है, ठीक है, या डी एस कोई एरिया है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो क्लोज सरफेस था वो छोटे छोटे एरिया से मिलकर बना है, यानी इसके अंदर एक छोटे छोटे एलिमेंट है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट कैसे, इसके अंदर इस टाइप से कुछ छोटे छोटे एलिमेंट बने हुए हैं, ठीक है। ये इस टाइप से क्या है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट बने हुए हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये सारे क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट बने हुए हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो डी एस सरफेस एरिया था वो डी ए वन, डी ए टू, ऐसे ऐसे कितने क्या है आपके पास, डी ए एन, यानी डी ए एन स्मॉल एलिमेंट है, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि ये तो क्या है, डी ए वन है, ये क्या आपके पास डी ए टू है, ये क्या है मेरे पास डी ए थ्री है, डी ए फोर है, ऐसे ही लास्ट में ये क्या है, डी ए एन है, ठीक है। तो ये कह सकता हूँ कि कोई एक सरफेस एरिया था या कोई बंद पृष्ठ था जो विभिन्न एरिया से मिलकर बना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सबसे पहले क्या लिखे कि माना कि एक बंद सरफेस है जो क्या है, डी एस है। माना कि क्या है अपने पास, माना कि एक बंद पृष्ठ है, एक एज्यूम किया कि माना कि एक बंद पृष्ठ डी एस है, क्या मेरे पास डी एस है। यह बंद पृष्ठ किसी छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी इस स्मॉल में क्या है अपने पास, डी ए वन, डी ए टू, ये सारे क्या अपने पास एक तरीके से पृष्ठ अल्पांश क्षेत्रफल है। तो मैं लिख सकता हूं कि यह बंद पृष्ठ अल्पांश क्षेत्रफल डी ए वन, डी ए टू, डी ए थ्री, ऐसे क्या है अपने पास डी ए एन से क्या है, मिलकर बनाए, ठीक है।
और इन सब के मैं अलग अलग सदिश क्षेत्र भी मान लेता हूँ। मुझे पता है कि ये DA1 है तो इसका सदिश क्षेत्र क्या हो जाएगा A1, इसका सदिश क्षेत्र क्या हो जाएगा A2। तो इसके सदिश क्षेत्र क्या है, मिलकर बनाए तथा इसके जो सदिश क्षेत्र है वो क्या है अपने पास, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, ऐसे ही डैश 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 क्या है अपने पास A1 वेक्टर है। ठीक है, तो देखो ये अपन नोट्स के फॉर्म में भी आपको ऐसे ही लिखना है। तो सबसे पहले अपन ने कोई बंद सरफेस मान लिया, बंद सरफेस में कोई स्मॉल से एलिमेंट मान लिए DA1 DA2, ऐसे क्या मान लिया अपन ने DAN। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसमें जो सदिश क्षेत्र थे वो क्या थे अपने पास, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और ऐसे ही डैश डैश लास्ट वाले का क्या आ जाएगा AN वेक्टर है। अब मैं कह सकता हूँ कि जो भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान है वो पृष्ठ अल्पांश के निर्गत फ्लक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान क्या लिख सकते हैं अपन, कि इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि इसमें अपन ये कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, तो ये वाला जो अपन ने एज्यूम किया वो क्या है। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी बंद पृष्ठ से क्या लिख सकता हूँ मैं, किसी भी कि पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान। अब मुझे पता है कि जो बंद वाला ये बड़ा वाला पृष्ठ है, क्या है आपके पास बड़ा वाला पृष्ठ है, उसका मैंने कोई वेक्टर मान लिया कि उसका सरफेस तो DS है और उसका जो एरिया है वो क्या अपने पास सदिश क्षेत्र है वो क्या है A वेक्टर है। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान है वो ये जो इस टोटल से जो निर्गत फ्लक्स का मान होगा वो किसके इक्वल होगा, इन सारों के फ्लक्स के मान के सम के इक्वल होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान किसी अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स के मान के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान अल्पांश क्षेत्रफल के फ्लक्स के मान के योग के तुल्य होगा, योग के बराबर होगा। कर सकता हूं। अब यदि मैं सबका फ्लक्स लिखने जाऊँ तो सबका फ्लक्स आपको पता है, फ्लक्स की टर्म क्या बताती है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट DS होता है। तो यहाँ पे मैंने E की जगह E नहीं माना है, तो यहाँ पे मैंने क्या माना है A वेक्टर माना है, तो E की जगह A वेक्टर आ जाएगा, सरफेस आ जाएगा DA1 DA2 ये सारा आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि देखो बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स का मान है वो इसके अंदर जो छोटे अल्पांश थे या छोटे जो एरिया थे उस एरिया से निकलने वाले फ्लक्स के क्या होगा, योग के इक्वल होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या कि यदि मैं इसका टर्म लिखूँ तो टर्म इसकी क्या आ जाएगी, यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, कोई क्लोज सरफेस ले लिया, ये क्लोज सरफेस ले लिया, यहाँ पे जो A वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा मेरे पास DS वेक्टर किसके इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये तो बड़े पृष्ठ का जो भी अपना पृष्ठ था उससे निर्गत फ्लक्स का मान है किसके इक्वल है, ये है अपने पास अलग अलग सरफेस के। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि ये A1 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा DA1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास A2 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास DA2 हो जाएगा, ऐसे ही डैश 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 ये क्या हो जाएगा अपने पास AN और साथ में क्या हो जाएगा DAN। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसमें ये एक जो स्मॉल अपना DA1 एरिया था वहाँ से फ्लक्स का मान ये होगा, DA2 एरिया से निर्गत फ्लक्स का मान ये होगा और DAN एरिया से निर्गत फ्लक्स का मान ये होगा। तो इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे ये क्या अपने पास सरफेस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना सरफेस आ जाएगा, तो ये S, इसको मैं लिख सकता हूँ A डॉट का क्या आ जाएगा अपने पास DS ये आ जाएगा। और मुझे पता है कि ये क्या अपने पास समेशन देता है I इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक यदि मैं वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ सरफेस इंटीग्रल लगा दूँ और ये क्या हो जाएगा AI डॉट क्या हो जाएगा अपने पास DAI कर सकता हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये क्या अपने पास ये वाली टर्म है ये इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये सारा सम बता रहा है, निर्गत योग जो भी टोटल फ्लक्स का मान है वो इन सब का मैं ऐड करता हूँ तो टोटल बड़े वाले फ्लक्स का मान आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा समेशन 1 से N AI और DAI। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया फर्स्ट, क्या दे दिया मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं किसकी, डाइवर्जेंस के डेफिनेशन की, किसकी बात करते हैं अपन, डाइवर्जेंस के डेफिनेशन की। तो अब मुझे पता है कि डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, सभी को पता होगा। मुझे पता है कि यदि मैं डाइवर्जेंस की परिभाषा से बात करूं, डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या कहती है, डाइवर्जेंस की परिभाषा क्या कहती है, डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि यदि मेरे पास कोई डाइवर्जेंस A है,
क्या है मेरे पास, यदि कोई डाइवर्जेंस ए है वो किसके इक्वल होता है, तो वो मुझे पता है कि किसके इक्वल होगा, वो होता है अपने पास एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स का मान। क्या होता है डाइवर्जेंस ए की परिभाषा क्या होती है, अपन ने पढ़ी है पहले कि एकांक सरफेस एरिया से या एकांक आयतन से क्या होता है अपने पास, सॉरी एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स का मान, यानी क्या हो जाएगा अपने पास इंटीग्रल यहाँ पे हो जाएगा ए आई डॉट क्या हो जाएगा अपने पास डी ए आई और अपन में क्या हो जाएगा डी वी, यही होगा। ये इसकी डेफिनेशन बोलती है। मुझे पता है कि डाइवर्जेंस को मैं कैसे लिखता हूँ, डेल डॉट ए वेक्टर से लिखता हूँ, कर सकता हूँ। ये डी वी यदि इधर आ जाएगा तो ये वाला इंटीग्रल क्या बचेगा अपने पास ए आई डॉट क्या हो जाएगा अपने पास डी ए आई, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर 2। ये कहाँ से लिखा मैंने, डाइवर्जेंस की परिभाषा से। तो ये हो गया मेरे पास क्या, डाइवर्जेंस की परिभाषा से। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ये करते हैं कि इसमें जब मैंने डाइवर्जेंस की परिभाषा लिख ली, अब यदि मैं इसका संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखना चाहूँ, संपूर्ण पृष्ठ के लिए यदि इसको मैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या आएगा, यदि मैं इसको संपूर्ण पृष्ठ के लिए करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, समेसन डेल डॉट ए वेक्टर साथ में हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास इंटीग्रल यहाँ पे हो जाएगा ए आई डॉट क्या हो जाएगा अपने पास डी ए आई, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास आई इज इक्वल टू 1 से लेकर क्या हो जाएगा एन, ये वाली टर्म हो जाएगी। और मुझे पता है कि जब ये वाली टर्म होगी और यहाँ भी क्या आएगा अपना समेसन आएगा, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या लिखा है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखा है। ठीक है, अब देखो इसमें ये वाली इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 3rd, यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखता हूँ तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखो इसमें जो इक्वेशन नंबर थी, यदि मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो देखो इक्वेशन नंबर 1st और इक्वेशन नंबर 3rd, यहाँ से क्या बता रहा है अपन को, यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या था, समेसन इंटीग्रल ये था ही, क्या था अपने पास, समेसन इंटीग्रल था ही, ये ए आई डी आई था, ये भी क्या है अपने पास ए आई डी ए आई है, यानी मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 और 3 को यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो ये वाली जो राइट हैंड साइड है वो दोनों की क्या है, इक्वल है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, यानी मैं लिख सकता हूँ समीकरण, क्या लिख सकता हूँ मैं, समीकरण या इक्वेशन 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा इंटीग्रल ए डॉट का डी एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटीग्रल ए डॉट का डी एस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा आपके पास समेसन, तो ये समेसन आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास समेसन, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन और साथ में क्या हो जाएगा डेल डॉट ए वेक्टर और साथ में क्या हो जाएगा डी वी, क्या हो जाएगा ये वाली टर्म आ जाएगी। अब मुझे पता है कि जब ये वाली टर्म आ गई, अब मुझे पता है कि ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम आ गई क्या, नहीं, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं आई अभी। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी सदिश क्षेत्र का जो पृष्ठीय समाकलन था यह इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होता है, आयतन समाकलन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये समाकलन दिख रहा है क्या, कहीं कहीं इंटीग्रल नहीं दिख रहा, इंटीग्रल नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है। तो यदि मैं मान सकता हूँ कि यदि यहाँ पे क्या हो अपने पास स्मॉल एरिया हो, क्या हो अपने पास यदि स्मॉल एरिया हो, तो यदि मैं लिख सकता हूँ कि यदि डी वी का मान क्या हो, यदि डी वी का मान 0 के नियरेस्ट हो, यदि डी वी का मान 0 के नियरेस्ट होता है तो जो ये समेसन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल में। तो जब ये अपन कंडीशन ले ले तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये वाली टर्म है उससे क्या बन जाएगा अपने पास, इस थ्योरम का स्टेटमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रल ए डॉट का डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, समेसन, समेसन की जगह क्या आ जाएगा इंटीग्रल, यहाँ पे आ जाएगा v और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल डॉट a और साथ में क्या हो जाएगा dv। क्लियर। तो ये वाला जो बताएगा वो क्या बताएगा अपने पास, ये वाला गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम बताएगी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, यह जो समीकरण है कौन सा है, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का रूप है। यह समीकरण लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि यह समीकरण गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय को व्यक्त करता है। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, एक गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का
प्रूफ हो गया। तो सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम गाउस ने दी थी, यह पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में कन्वर्ट करता है। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि किसी भी सदिश क्षेत्र के लिए बंद पृष्ठ में जो निर्गत फ्लक्स का मान है, या मैं कह सकता हूँ उसका जो पृष्ठीय समाकलन है वो किसके इक्वल होगा, उसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है और उसी टर्म को मैंने क्या किया है, प्रूफ किया है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यदि वॉल्यूम इंटीग्रल है तो वो भी एक तरीके से क्या होता है, क्लोज ही होता है। ठीक है, जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है वो भी क्या मानते हैं अपन, क्लोज ही मानते हैं। तो ये वाला साइन आप यहाँ लगा सकते हो। तो इस तरीके से हो जाएगा कि जो सरफेस इंटीग्रल था वो वॉल्यूम में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यही अपन को क्या बताती है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम बताती है। ठीक है, तो अपने यदि आपके एग्जाम में पूछी जाए गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है तो आपको ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो आप इसको नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं बढ़ता हूँ कुछ और, एक इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है उसकी ओर बढ़ता हूँ कि गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी है किससे, इनवर्स स्क्वायर लॉ से, यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम के द्वारा। लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, नई स्लाइड ले लेता हूँ। टॉपिक है आपका नेक्स्ट, व्युत्क्रम वर्ग नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। क्या लिखना है, इन डेरिवेशन ऑफ, क्या लिखना है अपन को, जो टॉपिक है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है डेरिवेशन ऑफ गाउस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी मुझे डेरिवेशन करना है, या एक एप्लीकेशन है इसी की, गाउस थ्योरम की, ये अपने टॉपिक का नाम है। इसमें क्या करना है मुझे, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और आपको पता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन सा होता है, जहाँ पर 1/r या 1/r स्क्वायर वाली टर्म आती है वो क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिफाइन करता है। तो यदि मैं यहाँ पे उसी के बेस पे मुझे क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे उसी के बेस पे मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर क्या, गाउस लॉ, phi = Q/ε0। तो ये चीज़ प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कुछ डायग्राम इमेजिंग करना है आपको। तो डायग्राम अपन पहले बना लेते हैं। तो देखो डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, यदि मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कोई सरफेस एरिया था, क्या था मेरे पास यहाँ पे, क्या था मेरे पास, कोई सरफेस एरिया था, क्या था मेरे पास यहाँ पे कोई सरफेस एरिया था। ठीक है, ये मैंने कोई सरफेस एरिया ले लिया। ठीक, अब ये जब कोई सरफेस एरिया है तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कोई पॉइंट चार्ज ले लिया। तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, कोई पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या माना है, कोई Q आवेश माना है। क्या माना है, +Q क्या अपने पास कोई धनात्मक आवेश है। अब यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ से, क्या कहता हूँ, यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैं इस पॉइंट चार्ज के सरफेस को मिला लूँ, यानी ये वाला सरफेस मिला लेता हूँ। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके पास ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे क्या था अपने पास, कोई +Q चार्ज था। यहाँ पे मैंने कोई सरफेस एरिया ले लिया जिसका मैंने नाम क्या दे दिया, यहाँ पे P दे दिया। क्या नाम दे दिया मैंने, इसका एरिया का नाम क्या दे दिया, P दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास P। अब मुझे पता है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, मैंने ले ली R। क्या ले ली यहाँ पे, R। अब यदि ये आपके पास कोई बंद पृष्ठ है तो इसका एरिया वेक्टर होगा। सभी को पता है कि इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर कुछ ना कुछ होगा। तो वो एरिया वेक्टर क्या होगा आपके पास, वो मैंने मान लिया कि इसका जो फील्ड है वो फील्ड तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे क्या है, E वेक्टर है, और जो इसका एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। यदि सरफेस ऐसा है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, यदि सरफेस ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। यदि मैं सरफेस ऐसा कर लेता हूँ तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो मैंने देखो सरफेस कुछ इस टाइप का कर रखा है, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये मैंने ले लिया कि ये इसका क्या हो जाएगा, DS, और इसके बीच में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब मैं कहता हूँ कि यदि कोई ऐसा सरफेस आता है जिसमें एक पॉइंट से मैं उसको मिला लेता हूँ तो उसके बीच में एक एंगल का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं घन कोण। यानी ये वाला जो बताएगा, ये वाला आपके पास क्या है, एक तरीके से सॉलिड एंगल है, या क्या है मेरे पास, घन कोण है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये आपके पास सॉलिड एंगल है। अब इसी के बेस पे ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है वो पूरा का पूरा क्या है, किसी न किसी बंद सरफेस में है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या अपन ने कंसीडर किया है। तो फर्स्ट तो अपन ने माना है कि +Q कोई आवेश है, माना कि
प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बंद पृष्ठ है, r दूरी पर क्या है, एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान है, तो वो एक तरीके से मैं लिख सकता हूं कि इस पॉइंट चार्ज यानी कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से r दूरी पर p सरफेस पर जो भी लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो वो आप बता सकते हो। आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो मुझे लिखना है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, डायग्राम सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि यदि प्लस क्यू आवेश